हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी क्लास में। मैं आपका फिजिक्स टीचर ध्रुव कुमार राय आपके साथ नया चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहा हूं बच्चों, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि अब हम लोग काइनेमैटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। और काइनेमैटिक्स जब शुरू कर रहा हूं बच्चे, तो एक बात जरूर बोलूंगा आपसे कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आपको यह भी सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। उस कॉन्सेप्ट जो आप सीख रहे हैं उसका फाइनल न्यूमेरिकल पे कैसे इंप्लीमेंटेशन होना है, कैसे आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये सारी बातें आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आइए बिना बहुत ज्यादा टाइम गंवाए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पेन पेपर लेके बैठिएगा। शुरू कर रहा हूं मैं इसका कॉन्सेप्ट। मोशन के बारे में जब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मोशन से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है ना, तो उसका पहला लेक्चर सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही वो लेक्चर है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें उस पूरे चैप्टर को कैसे पढ़ना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज ये सिखाई जाती हैं आप लोगों को। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ध्यान से समझेंगे इन चीजों को, जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को, छोटे कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से और एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करूंगा। लेकिन आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो भैया शुरू करते हैं हम लोग पहला लेक्चर। और हम शुरू कर रहे हैं मैकेनिक्स, है ना। मैकेनिक्स में, इस मैकेनिक्स में जब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों, तो आपको ये बता दूं कि मैकेनिक्स एक बहुत ब्रॉडर पोर्शन है और उस मैकेनिक्स को हम काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स में बांटते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स में हम रेस्ट, मोशन, इससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, मोशन होगा तो क्या उसके इफेक्ट होंगे, क्या क्या पॉइंट होंगे, ये सारी बातें हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of objects in rest or in motion। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिएगा यहां पर हमने क्या लिखा, हमने लिखा इन रेस्ट एंड इन मोशन। ये दो पॉइंट हमने लिखा। रेस्ट में होगा तो भी उसके बारे में पढ़ेंगे और मोशन में होगा तो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर स्टैटिक्स की बात की जाए तो ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जो मैकेनिक्स के अंदर इस बात को पढ़ेगी, इस बात को यहां पर पढ़ाया जाएगा कि बॉडी रेस्ट में है या बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बॉडी रेस्ट में है तो उसके मायने अलग होंगे, इक्विलिब्रियम में है तो उसके मायने अलग होंगे। उसको सब एक्सप्लेन करूंगा आपको धीरे धीरे। यहां पर बात आ रही है काइनेमैटिक्स की। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स दो पार्ट हैं, ये दोनों ही मैकेनिक्स के पार्ट हैं। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं काइनेमैटिक्स की बात करूं तो काइनेमैटिक्स में मोशन से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी जाएंगी, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन द कॉज ऑफ मोशन। यहां पर हम एक्सेलरेशन भी देखेंगे, हम सब कुछ देखेंगे, लेकिन फोर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, कोई भी बॉडी हो वो बिना फोर्स के एप्लीकेशन के मूव कर ही नहीं सकती है। ये बात सच है या नहीं है? आप अपने घर में रखे हुए सोफे को, टेबल को, बैग को, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, उसको आपको मूव कराना है तो डेफिनेटली बच्चे उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाना होगा, तभी वो जाके मूव करेगा। ठीक है, तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, ये मोशन क्यों हो रहा है इसके कंसीडरेशन पर नहीं जाते हैं हम लोग। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज डायनामिक्स। इस डायनामिक्स में हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर करते हुए मोशन से रिलेटेड सारे पॉइंट पढ़ेंगे। क्लियर है? तो वहां पर आप लोग देखिएगा एनएलएम शुरू हो जाता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चलने लगता है। वो सारी बातें हम लोग करेंगे, वो बाद का हिस्सा है। अभी तो हम शुरू करने जा रहे हैं ये मैकेनिक्स से रिलेटेड। मैकेनिक्स में ही स्टैटिक्स है, काइनेमैटिक्स है, डायनामिक्स है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम आगे की बातें
क्योंकि मोशन और रेस्ट ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट ही मेरा होगा कि मैं पहले आपको रेस्ट बताने जा रहा हूं, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। ठीक है, कब हम कहेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है और कब हम कहेंगे कि कोई बॉडी मोशन में है। अगर मैं ये बोलता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये बोर्ड है जिस पर आप पढ़ रहे हो, आप देखो मैं भले मूव कर रहा हूं लेकिन बोर्ड पर लिखा हुआ एक एक लेटर अपनी जगह पे है, उसकी पोजीशनिंग में कोई चेंज नहीं आ रही है। जैसा पहले था वैसा अब है। मैं अब बल्कि खड़ा हूं, थोड़ी देर में मूव करना शुरू कर दूंगा, तो मैं मोशन में आ रहा हूं, बोर्ड मोशन में नहीं आ रहा है। आप बोल सकते हैं कि रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम तो चेंज हो रहा है बट उसकी पोजीशनिंग नहीं चेंज हो रही है। वो जिस पोजीशन पर पहले था अभी भी उसी पोजीशन पर है, तो आप बोलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। जैसे एग्जांपल के लिए, आप घर से निकल के स्कूल जाते हैं, स्कूल से निकल के घर आते हैं, इस बीच में क्या कभी आपको लगा कि आपका स्कूल या आपका घर कभी पोजीशन चेंज किए हैं? कल आपको कहीं और मिला था और परसों कहीं और मिला, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि आपका जो घर है या स्कूल है या कोई डेस्टिनेशन है, कोई एक जगह है जहां आप घूमने जा रहे हो, वो हमेशा रेस्ट में रहा है ना, रेस्ट में था, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। पोजीशन विद टाइम और कह सकते हो सराउंडिंग के कंपैरिजन में, सराउंडिंग के कंपैरिजन में उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया आपका। अब मोशन की बात करते हैं, मोशन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। जैसे हमने डिफाइन किया प्यारे बच्चे कि रेस्ट मींस देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सराउंडिंग में जो चीजें जैसी हैं वैसी पड़ी हुई हैं। जैसे आप अपने टेबल पर सुबह जो चीजें छोड़ के गए थे वो एज इट इज वहीं पर मिलती हैं, इसका मतलब है कि वो सारी चीजें नॉन मूवेबल हैं, अपने आप नहीं चल रही हैं। क्योंकि जो चीजें अपने आप चलने वाली होंगी ना, जैसे आपका कोई पेट है, पेट एनिमल है, वो नहीं चल सकता। ऐसा हो सकता है क्या कि आप उसको 24 घंटा छोड़ दें वहीं बैठा रहे? वो चलेगा भाई, वो चलेगा, वो मूव करेगा। लेकिन आपका टेबल, आपका पेन, आपकी बुक, क्या ये कभी मूव कर सकते हैं क्या? नहीं मूव करेंगे, सीधी सी बात है। तो पेट एनिमल का एग्जांपल लिया क्योंकि वो लिविंग थिंग है, वो चल सकता है ना। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मूव नहीं करेंगी, ठीक है, वो अपनी पोजीशन पर ही रहेंगी और उनके सराउंडिंग में जो चीजें हैं वो भी वहीं रखी रहेंगी। क्लियर है? तो मोशन को हम बोलेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अपने सराउंडिंग में जो चीजें रखी हैं उनकी पोजीशनिंग अगर अपने आप बदल जाए कुछ देर में, तो आप बोलिए कि वो मोशन में है। ठीक है ना। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता रहा हूं कि रेस्ट और मोशन, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को कि जो रेस्ट है और मोशन है ये रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइंड हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। लिखिएगा, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, दे आर रिलेटिव टर्म। अब इसके बारे में समझिए कि इसका मतलब क्या है। जब मैंने कहा कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप ये नहीं बोल सकते कि कोई बॉडी परफेक्टली रेस्ट में है या कोई बॉडी परफेक्टली मोशन में है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं। अब इसको समझते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप गाड़ी से जा रहे हो और आप शीशे के बाहर देखो तो पेड़, प्लांट्स भी ऐसा लगता है कि वो चल रहे हो, पीछे की तरफ भाग रहे हो, या जो रोड है जिस पर गाड़ी चल रही है, तो जैसे जैसे गाड़ी आगे जाती है रोड पीछे की तरफ भागता जाता है। तो क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? क्या रोड क्या सच में पीछे भाग रहा है क्या दोस्त? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोड अपनी जगह पर है, मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद कर रहा है। कहते हैं
शिक्षक और सड़क, ये दोनों कहीं नहीं जाते, मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं तो आपके साथ जुड़ा हुआ हूं दोस्तों, बड़ी उम्मीद के साथ जुड़ा हुआ हूं कि आप भी मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करूंगा और दोनों की मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो आपका रोड है और प्लांट्स जो आपको पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं वो आपके रिस्पेक्ट में डिफाइन हैं, आपके रिस्पेक्ट में ऐसा दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि आप रेस्ट में हैं? नहीं भैया, अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे और अपनी ऑर्बिट में भी, तो आप जिस चीज के अंदर हैं वो चीज ही रोटेट कर रही है, तो फिर आप रेस्ट में कैसे हुए? हाँ, आप अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऑलमोस्ट लगभग बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका घर जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से घूम रहा है, तो आपको लग रहा है कि वो रेस्ट में है। ये रिलेटिव मोशन है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप इधर से जा रहे हो और आपका दोस्त उधर से आ रहा हो, कार से या साइकिल से या दौड़ते हुए, तो आपको लगता है कि बहुत तेज स्पीड से आ रहे हैं, दोनों जल्दी एक दूसरे के बीच के डिस्टेंस को कवर करते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब आप और आपके दोस्त दोनों एक साथ साइकिल पर, अलग अलग साइकिल है लेकिन धीरे धीरे चलाते हैं, लगभग सेम स्पीड से चलाते हैं, तो फिर ऐसा फील होता है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ रेस्ट में हैं और अपनी सारी बातें करते हुए क्लास में क्या हुआ, क्या पढ़ा, क्या सीखा, ध्रुव सर ने क्या क्या सिखा दिया, ये सब बात करते हुए आप घर तक चले जाते हैं, है ना? ऐसा होता होगा। तो यहां पर आप देखो, ये रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म है, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, दे आर रिलेटिव टर्म्स, दैट इज दे आर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होती है चीजें। क्लियर है बच्चों? चलो, उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। अब बात आती है कि सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम कब बोलेंगे कि जिस बॉडी की बात कर रहे हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है? कब हम किसी बड़ी सी बॉडी को एक पॉइंट डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एक बॉडी के जैसा दिखा सकते हैं? When a body can be considered as a point object, उसकी बात आती है सर, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये तो अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए, है ना? एग्जाम्पल के लिए, क्या आप रेल को, ट्रेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? कोई कह रहा है यार ये ट्रेन तो लगभग 700 मीटर 500 मीटर की होती है, 40-50 कैरेजेस होते हैं, बोगियां होती है, उसमें कैसे हम मान लें कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है? यही बात आती है। क्या आप इस मार्कर को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? क्या आप मुझे पूरा पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर जिस बॉडी की आप बात कर रहे हो ना, अगर वो बॉडी मोशन कर रही है, ट्रेवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, और जितनी डिस्टेंस वो कवर कर रही है प्यारे बच्चों, वो डिस्टेंस उसके साइज के, अपने साइज के कंपैरिजन में काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, लार्ज है इन कंपैरिजन विद इट्स ओन साइज, then yes, definitely yes, the body can be considered as a point object. क्लियर है? तो देखिएगा इसको, मतलब यह है कि ट्रेन को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, ठीक है? क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस जब कवर करे तो दो स्टेशन के बीच ज्यादा डिस्टेंस कवर करे। ऐसा ना हो कि एक दो स्टेशन, जैसे मेट्रो स्टेशन होते हैं 2-2 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कोई देख के ये बता ही नहीं सकता, वो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, है ना? लेकिन अगर आप बहुत ऊंचाई से देख रहे हो, या फिर वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, तो कंपेयर करेंगे तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है बेटे? An object is said to be a point mass if during its motion it covers distance much greater than its own size. क्लियर है? इस पॉइंट को आप लोग समझ लीजिए, आप कर सकते हैं कंसीडर पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है बेटा? अब यहां पर देखो, बॉडी जब मोशन में होगी तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आएंगे, लाइक उसका डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। लेकिन उससे पहले
मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स के मोशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो बेसिकली 3 टाइप के हैं। वैसे तो और भी मोशन होते हैं, लेकिन यहां पर आप समझिए, पहले मैं डायमेंशंस के बेसिस पर मोशन का कैटेगराइजेशन कर रहा हूं, मोशन को कैटेगराइज कर रहा हूं। क्लियर है? तो हमारे पास जनरली अगर आप देखोगे ना, तो एक्सेस कितने होते हैं? एक्सिस जिसको आप बोलते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसी का प्लूरल फॉर्म में ले रहा हूं एक्स, वाई और जेड। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एंड दिस वन इज द ओरिजिन। ठीक है बेटे? अब बच्चे ऐसा है कि बॉडी मोशन में है, बॉडी मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर है? तो डेफिनेटली उसका पोजीशन चेंज करेगा, और पोजीशन चेंज करेगा तो क्या होगा? मान लो एक बॉडी यहां पर थी जिसका पोजीशन पॉइंट ए पर था, x1, y1 और z1। ये आप लोगों को ब्लैक कलर दिखाई तो दे रहा होगा ना? एक बार चेक कर लिया जाएगा। हाँ, दिखाई तो दे रहा है ना? x1, y1, z1। ये बॉडी A से B तक जाती है, B तक, और मान लो कि इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x2, y2, z2। मींस A से B तक जाने में उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बदल गए। जरूर पोजीशन बदली है तो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा है ना? तो अब ऐसा है दोस्तों कि अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बदले हैं तो कितने बदले हैं? भाई जरूरी तो नहीं है कि तीनों बदल जाए, और जरूरी तो ये नहीं है कि केवल एक बदले। हो सकता है एक से ज्यादा बदले, एक बदले, है ना? लेकिन एक भी ना बदले इसके चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर एक भी नहीं बदलता है इसका मतलब बॉडी मोशन में नहीं है। और अगर मोशन में, इसका मतलब कंप्लीट करके फिर वहीं आ गई। एक सर्कुलर मोशन या एक साइक्लिक मोशन उसने कवर किया, ये बोल सकते हैं, है ना? तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं कि ए पर वो बॉडी थी, उसका पोजीशन था x1, y1 और z1। वो बॉडी बी पर पहुंच गई, उसका पोजीशन हो गया x1, y1 और z2। आप देखो, 3 कोऑर्डिनेट्स में से केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज किया, x1, y1 अभी भी सेम रहे। तो इसके बेसिस पर हम मोशन को 3 तरह के कैटेगरी में बांटेंगे: 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। अगर ये 3 कोऑर्डिनेट्स x, y और z में से कोई केवल एक बदले, x बदल जाए, y बदल जाए या फिर z बदल जाए, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, या फिर लिखते चलिएगा, है ना? खाली सुनते मत रहिएगा। 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, या फिर उसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन बोल सकते हैं, अलग अलग नाम है। ठीक है? तो लिखिएगा, 1 डायमेंशनल मोशन में क्या आया? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन, है ना? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक ही बात है। क्लियर है? इसमें क्या होता है, देखिए यहां लिखा भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। आगे देखेंगे आप लोग, द पोजीशन चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम इन 1 डायमेंशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ओनली 1 कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यानी x, y या फिर z। अब इस पे अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा ना, कहीं से भी कहीं उठ के चला गया, ठीक है? x, y नहीं बदला, z बदल गया, y, z नहीं बदला, x बदल गया, कोई भी एक बदल जाए, है ना? एग्जाम्पल के लिए, एक बॉल है जो फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, किसी बॉडी को आप फ्री फॉल में डाल दो, है ना? गिरा दो, बस ड्रॉप कर दो इसको। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इसका केवल y कोऑर्डिनेट बदलेगा जब ये गिरेगी, तो x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, z कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, है ना? y को मैं दिखा रहा हूं वर्टिकली अपवर्ड की तरफ। क्लियर है? तो वो मोशन जो होगा वो एग्जाम्पल होगा 1 डायमेंशनल का। लेकिन अगर मान लो कि कोई दो बदलते हैं, x, y बदल जाए, y, z बदल जाए, z, x बदल जाए। जैसे a पर था x1, y1, z1, और b पर पहुंचते ही हो जाए x2, y1, z2। आप देखो x और z बदल गए कि नहीं बदले? तो लेंथ बदल गई, ब्रेड्थ बदल गई, या ब्रेड्थ बदल गई, हाइट बदल गया, या ब्रेड्थ और हाइट चेंज हो जाए, या हाइट और लेंथ चेंज हो जाए। इस तरह से आप बोल सकते हो
कि उसमें दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए, x और y। फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ प्लेन, टू कोऑर्डिनेट्स से x, y are required to describe its motion. Such type of motions are known as motion in two dimension. इसको हम लोग motion in a plane भी बोलते हैं। motion in a plane का मतलब ये है कि मान लो ये XY प्लेन है हमारा, XY प्लेन। अब यहाँ A से उठ के B में चले गए, ठीक है, तो यहाँ x1 y1 था बेटे, यहाँ x2 y2 हो गया। मतलब ये कि ये x1 था और ये y1 था। अब क्या हो गया, यहां पर ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, तो दोनों बदले हैं, दोनों ही चेंज हुए हैं। देखो y भी चेंज हो गया और x इतना था इतना हो गया, इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया, डिक्रीज भी कर सकता है, जरूरी नहीं हर बार इंक्रीज करे, है ना। तो ये है बच्चों मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल, इसको मोशन इन 2D भी बोलते हैं। क्लियर है। अब उस पे जैसे आपका टेबल है, टेबल पर कोई कीड़ा है वो रेंग रहा है, जमीन है, जमीन पर कोई कीड़ा है वो रेंग रहा है, या जमीन पर कोई बच्चों वाला खिलौना है, टॉय है, वो घूम रहा है, तो घूमते समय कभी इधर इधर, ठीक है, जमीन पर कोई सांप है वो चल रहा है, तो ये सारा मोशन जो होगा वो 2D का एग्जांपल होगा, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है कि एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर द फ्लोर। क्लियर है। अब 2D मोशन के बाद आता है 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है बेटे। तो 3 डायमेंशनल मोशन में देखिएगा यहां पर क्या होगा, यहां पर तीनों बदलेंगे दोस्त, x भी बदलेगा, y भी बदलेगा और बदलेगा z, तीनों बदलेंगे। जैसे स्पेस में मोशन है ना, मोशन इन स्पेस बोल सकते हैं, मोशन इन एयर बोल सकते हैं, जिसमें ध्यान ये रखना है कि x भी चेंज हो, y भी चेंज हो और z भी चेंज हो। जैसे प्लेन टेक ऑफ करते समय या लैंड करते समय जनरली इसके तीनों ही चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। एक पतंग है जो उड़ रही है, A kite flying in the sky, वो भी एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्पेस टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तीनों चेंज होने चाहिए, बता चुका हूं, x, y और z। तो यहां तक अभी तक हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमने मोशन को कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं इस बात के आधार पर कैटेगराइज किया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, यहां पर हम देखेंगे मोशन से रिलेटेड कुल 5 चीजें देखेंगे। जैसे पहला डिस्टेंस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, स्पीड देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे और देखेंगे एक्सेलरेशन। तो ये 5 चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। इस पर भी आप देखोगे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, प्रीवियस ईयर में भी आए गए हैं, नेक्स्ट ईयर भी आएंगे, तो क्यों ना ध्यान से पढ़ें। और बहुत बेसिक चीज है, मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी अच्छी बातें भी बताऊंगा जब मैं कंपेयर करूंगा दो का, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ना बेटे और डिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत बारीक सा डिफरेंस है दोनों में, तो बताऊंगा मैं, है ना। डिस्टेंस को हम लोग पाथ लेंथ भी बोलते हैं। पाथ लेंथ यानी कि रास्ते की लंबाई। आपके पास जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उनका यूज आप करते हो एक इनिशियल पॉइंट से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, और उनमें लगा होता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर में आप देखते होंगे एक कॉलम बना होता है जो ये बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना, कितना रास्ते की लंबाई आपने तय किया। और ये चीज आपको गूगल पहले ही बता देता है कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर करना है। ये गूगल मैप में, मैप जब आप डालते हैं, लोकेशन डालते हैं, तो उसमें दिखाई देता है कि लगभग 25 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 100 किलोमीटर इतनी डिस्टेंस है, और ऑलमोस्ट उतना ही आपकी गाड़ी कवर भी करती है। तो चलिए हम देखते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है। तो डिस्टेंस इज सिंपली the length of the actual path traveled by an object during motion in a given interval of time is known as distance traveled by that object or path length। सिंपल करते हैं यार, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, है ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपका स्टार्टिंग है, ये आपका डेस्टिनेशन है। यहां से एक रास्ता ये बना दीजिए, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता इस तरह का बना दीजिए,
तीसरा रास्ता कुछ इस तरह से बना लीजिए, ये वाला है ना। तो ये 3-4 रास्ते हैं जिनका जिनका यूज करके आप ए से बी तक पहुंच सकते हो। और आप ध्यान दोगे तो इनमें आप बता पाओगे कि सबसे ज्यादा रास्ते की लंबाई, विच वन इज द लॉन्गर पाथ, विच वन इज द लॉन्गर वे यू आर चूजिंग टू रीच फ्रॉम ए टू बी। और जी हां, आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्ड वाले की डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, उसके बाद सेकंड वाले की, और सबसे कम डिस्टेंस, अगर सबसे कम पाथ लेंथ अगर कहीं है तो वो कहां है मेरे प्यारे दोस्तों? वो है फर्स्ट वाले में, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। क्लियर? अब आपको बताते चलें कि जो डिस्टेंस होती है इसको मेजर करने के लिए मीटर, एसआई यूनिट इसकी मीटर होती है, ठीक है, मीटर इसकी एसआई यूनिट है। और भी कुछ यूनिट होती है, क्योंकि डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा डिस्टेंस के लिए, ये तो एसआई यूनिट हो गया प्यारे बच्चों, डिस्टेंस के लिए हम सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, मिलीमीटर भी यूज करते हैं और किलोमीटर भी यूज करते हैं। ये सारी यूनिट्स हैं, लेकिन ये यहीं जाके खत्म नहीं होती हैं। आगे लाइट ईयर की अगर बात करें, LY, तो वो भी एक यूनिट होती है। और लाइट ईयर बहुत लॉन्गर डिस्टेंस है। इसका इस्तेमाल हम लोग जनरली 2 प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस पता लगाने के लिए करते हैं कि 2 प्लैनेट एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हैं। अगर ये आपको पता लगाना है तो आप लाइट ईयर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। रही बात इसके डायमेंशन की बच्चों, तो इसका जो डायमेंशन होता है, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर है और मीटर के लिए डायमेंशन होता है L या फिर L की पावर 1, इसी को आप लिख सकते हो M0 L1 T0, ये इसका डायमेंशन होता है प्यारे बच्चों। और उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शनल नहीं है, ये रास्ते की लंबाई है केवल, इसका डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाथ 1 चूज करो, 2 चूज करो, 3 चूज करो, अलग अलग रास्ते से जाएंगे, अलग अलग डिस्टेंस आप कवर करेंगे, अलग अलग पाथ की लेंथ होगी। तो इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस, 2 डिस्टेंसेस अगर जोड़ेंगे ना तो वो हर बार ऐड होता जाएगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी गाड़ी में जो ऑडोमीटर लगा है वो रिवर्स लेने पे उसमें से रीडिंग कम हो जाए। गाड़ी चलेगी तो उसमें रीडिंग बढ़ेगा। अगर आपने गाड़ी चलाना शुरू किया था 000 से, तो 001 होगा, 002 होगा, फिर 100 होगा, फिर 119, इस तरह से बढ़ता रहेगा रीडिंग, ठीक है बेटे। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है और स्केलर रूल को फॉलो करता है। स्केलर रूल का मतलब क्या है कि सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। 2 + 1 3 होता है, जबकि वेक्टर में हर बार ऐसा नहीं होता। वो आप देखेंगे धीरे धीरे मेरे साथ, क्योंकि अभी तो हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं ना। मोशन इन प्लेन जब आएगा ना तो बहुत सारा वेक्टर से रिलेटेड चीजें भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और आपकी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लेट मी टेल यू, the physical quantities are broadly categorized into 2 segments. One is fundamental, another is derived. पीछे पढ़ा है। एक और कैटेगराइजेशन है फिजिकल क्वांटिटीज का बेटे, वहां पर स्केलर और वेक्टर के पार्ट में तोड़ा गया है। स्केलर वो होते हैं those physical quantities which have magnitude only, they don't have direction, they are said to be scalar quantities। और जिनमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है प्यारे बच्चे, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सिंपल आपने सुना होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता मौजूद है, जो सबसे छोटा अवेलेबल पाथ है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सिंपल हमारे टीचर ने हमारे टाइम कैसा पढ़ाया था कि बच्चे नाक की सीध में देखते हुए चले जाओ, जहां पहुंच जाओ, वही डिस्प्लेसमेंट है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है और बिल्कुल नाक की सीधे में, ना इधर घूमो ना इधर घूमो, सीधे सीधे चलते जाओ,
वो जो डिस्टेंस तुम कवर करोगे इनिशियल से फाइनल के बीच में, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारे टीचर ने हमें बताया था, मैंने उसी को रिपीट कर दिया। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट and is directed from the initial position to the final position। is directed है ना, डायरेक्शन है, जैसे बिल्कुल तीर कोई चलाए, एरो है ना, ए निकाला तीर और ऐसे बिल्कुल सीधे। तीर कभी आपने देखा है घूमते हुए जाते हुए, लहराते हुए, बिल्कुल सीधे जाती है ना। और इसलिए ये डायरेक्टेड होना चाहिए, जैसे ए से बी, ए से चल के सीधे बी तक पहुंचे। ये जो पीछे हमने बनाया था ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। क्लियर है बच्चों, सबसे छोटा रास्ता जो मौजूद है ना वही है। अगर मैं एक स्क्वायर का एग्जांपल ले लूं तो ए बी सी डी, ए से सी जाने के लिए मैं पहले बी गया और बी से सी पहुंचा, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये जो है ये डिस्टेंस है। क्या है ये डिस्टेंस है बेटा, पाथ लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो ये है जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा, है ना। और ये डायरेक्टेड होता है, ये डायरेक्शन बेस्ड होता है। क्लियर है, और इसीलिए इसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। यूनिट सारी सेम रहेंगी, यूनिट वही सारी होंगी जो डिस्टेंस में होती थी। अभी मैं इसमें डिफरेंस भी आपको दो तीन जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, है ना। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को मैंने बता दिया आपको, यूनिट सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या होगा, डायरेक्शनल हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, आप एक पॉइंट लिखना चाहें तो लिख लें कि डिस्प्लेसमेंट को अगर बोलना हो तो आप डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन जोड़ दो उसमें, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड तो है ही ना इसमें, और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है, उस बात को इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए हमारे सामने मिल गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच का अंतर। क्या अंतर है दोनों के बीच? तो एक तो बड़ा जोरों शोर से सब लोग बोल रहे हैं कि सर डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ भैया, हाँ वो तो है ही, उसके अलावा भी एक दो इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, उसको नोट कर लो कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और होने को जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस मैंने बताया कि अपन गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी का ओडोमीटर डिस्टेंस की रीडिंग को बढ़ाता जाएगा, वो घटने का नाम ही नहीं ले सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, वरना बड़ा गजब हो जाता। लोग गाड़ी चलाते सालों साल और पीछे गाड़ी चला के या किसी तरह से उसको जीरो कर देते और बेचने वाले को बताते हैं बताइए हमारी गाड़ी अभी 40,000 किलोमीटर भी नहीं चली और हम इतने कम दिन चला के इसको बेच रहे हैं, थोड़ा रंगा रोगन करा के उसको बेच देते, लोगों को चूना लगा ही देते, है ना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं भैया, याद रखिएगा, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ध्यान देखना दोस्तों। ए से शुरू होकर इधर जा रहे हो, मान लो ये ओरिजिन है, ए से इधर गए, पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव। और अगर तुम यहां से पीछे चले जाओ, ये नेगेटिव हो गया। या फिर एक काम करो, तुम यहां से आगे गए, ए से आगे गए बी तक, और बी से वापस आ गए, बी से कुछ यहां वापस आ गए, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये वाला जो पूरा था ये तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जो यहां से यहां तक ये वाला आया ये निगेटिव है। देखो ना, सिंपल सी बात है यार, अगर किसी पॉइंट से तुम पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाओ, ओरिजिन यहां देखो, ये ओरिजिन से इधर जाते हो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इधर जाते हो निगेटिव, है ना। तो ए से बी गए, वो तो पॉजिटिव था, राइट जा रहे थे, राइट डायरेक्शन में, और बी से वापस आ रहे थे इधर की तरफ, बी से इधर वापस आ रहे थे, निगेटिव हो गए। और पता चला कोई गया, ए से बी तो गया वो, और जिस पाथ से गया था उसी पाथ को बिल्कुल रिट्रेस कर दिया, वापस आ गया, है ना। ए से बी गया और बी से वापस आ गया, वापस ए पर चला आया।
तो इनिशियल पोजीशन भी सेम हो गई और उसकी फाइनल पोजीशन भी सेम हो गई। इनिशियल पोजीशन भी सेम हो गई, फाइनल पोजीशन भी, तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। लेकिन बड़े मजे की बात है, ये मान लो ए से बी गया था दोस्त अपना, ए से बी, और x मीटर ट्रेवल किया, बी से सी y मीटर ट्रेवल किया। तो डिस्प्लेसमेंट की बात मैं यहां लिखता हूं, ध्यान देखना दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट की बात इधर लिखूंगा और डिस्टेंस यहां लिखूंगा, डिस्टेंस है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहां प्लस x होगा, यहां डिस्प्लेसमेंट होगा x माइनस वाई। एक्चुअल में प्लस ही कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव होने की वजह से वो माइनस हो गया। यहां पर तो x प्लस माइनस एक्स यानी 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस की बात करें, इस केस में x, इस केस में x प्लस वाई, और इस केस में x प्लस x यानी 2x। क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती प्यारे बच्चों। डिस्टेंस जब भी होगी वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। इस बात को याद रखना। क्लियर है क्या दोस्तों? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोले यस सर। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट बट डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ। डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। उसका बड़ा छोटा सा एग्जांपल लूंगा, बहुत बड़ा नहीं लूंगा, है ना। एक इस तरह से हम चले यहां से, है ना, A B C D। आप यहां से चलते हुए A से B पर आए, B से C पर गए, तो आपने डिस्टेंस तो ये रास्ते पे डिपेंड कर रहा है। आपने जिस पाथ को फॉलो किया है, मान लो कोई ऐसे पहुंचता है ऐसे C पर, तो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया ना। एक ऐसा है, ऐसे घूमते घूमते, ऐसे घूमते घूमते इस तरह से पहुंचा, ये तीसरे वाले का पाथ है, ये पहले वाले का पाथ है, ये दूसरे वाले का पाथ है। अब आपको एक चीज बताऊं, ये तीनों ही पाथ में डिस्टेंस अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है। सबसे मिनिमम डिस्टेंस की अगर बात करूं तो पहला वाला करता है, जो यहां से यहां गया और यहां से यहां पहुंच गया। ये दूसरा वाला है जो थोड़ा ज्यादा कर रहा है, पहले से ज्यादा। लेकिन ये तीसरा वाला आपको दिख रहा है ना, घूमते घुमाते पहुंच रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। आपको मैप में भी गूगल देता है कि यू आर ऑन द फास्टेस्ट ट्रैक, यू आर ऑन द फास्टेस्ट रूट, है ना। तो वो भी देखता है कि कहां कौन सा सबसे छोटा रास्ता मौजूद है, वो भी चाहता है कि आप उसी रास्ते से जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर डिस्प्लेसमेंट तीनों में सेम है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट तीनों में सेम है, क्योंकि तीनों के लिए इनिशियल और फाइनल सेम है ना। ए से चले सी पर पहुंचे, तो डिस्प्लेसमेंट डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, दैट्स इट। बस इस बात का मतलब यही है। आगे देखते हैं हम लोग, देखिएगा इसको, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ हैव सेम यूनिट, है ना। ये एक डिफरेंस नहीं हुआ, ये तो सिमिलैरिटी हो गई, है ना, कि सेम यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, है ना। ये सारी चीजें हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि मिलीमीटर जो होता है वो 10 की पावर -2 मीटर के बराबर होता है ना। माइक्रोमीटर जो होता है वो 10 की पावर ये -3 है ना, -3, 6 मीटर। सेंटीमीटर होता है बेटे 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर है? माइक्रोमीटर हो गया, फिर नैनोमीटर हो गया, फिर पिकोमीटर, फिर फर्मीमीटर। ये लिख लीजिए थोड़ा सा ना। नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 मीटर, पिको मतलब 10 की पावर -12 मीटर, एफएम यानी फर्मीमीटर 10 की पावर -15 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम भी होता है ना। ए की पावर, ए के सर पे ऐसा गोला लगा दीजिएगा, तो एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम की अगर बात की जाए तो 10 की पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब बात आती है सर लाइट ईयर क्या होता है। जैसे ये तो आपने, चलो मैंने आपको एक्स्ट्रा एक बातों बातों में बता दिया, मोस्टली बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो नोट कर लेंगे, है ना। अब लाइट ईयर की बात अगर की जाए कि एक लाइट ईयर क्या होता है, आपको पता है? आपको पता है? ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर देती है। कौन? लाइट। तो ये लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उसी को एक लाइट ईयर बोलते हैं। तो आपने देखा
कि 3 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर, तो ये कवर करता है 1 सेकेंड में। अब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और उस 60 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड, ठीक है। और एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन, हर दिन में 24 घंटा, हर 24 घंटे में 60, हर 1 घंटे में 60 मिनट, हर 1 घंटे में 7 सेकेंड, और हर 1 सेकेंड में लाइट इतना डिस्टेंस कवर करी। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो फिगर आपको मिलेगा वो है लाइट ईयर। ये डिस्टेंस है, क्लियर है, और किलोमीटर में मेजर्ड है। आगे देखते हैं हम लोग, है ना। आगे देखो बच्चे, ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके पास, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ही एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, एंड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट इज। ये देखना जरा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक पर्सन है जो 10 मीटर तो जा रहा है किधर? नॉर्थ की तरफ, 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद वो ईस्ट की तरफ जाता है, कितना? 20 मीटर। क्लियर है क्या? आपसे बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो सिंपल है भैया कि डिस्टेंस तो ये 10 + 20 30 हो जाती, तो डिस्प्लेसमेंट 30 होती, डिस्प्लेसमेंट नहीं, है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो निकालना होगा हम लोगों को। ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा नहीं होगा? ए से चल के सी तक। और आपको ये दिख रहा है ना राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको दिख रहा है ना, तो AC पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो बेटे। AC आ जाएगा कितना? 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, है ना। ये 100 प्लस 400 यानी 500, ठीक है क्या? AC का स्क्वायर। इसको AC लिख सकते हैं आप क्या? √5 इंटू 100। √5 को 5 ही रख दीजिए, √5, और 10 बाहर कर दीजिए, ठीक है क्या? क्योंकि वो 10 है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है, ठीक है। जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है क्या? और मेरे अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ये 22.5 आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये देखिए ना 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.2, 2.23, 2.25 है ना, और 10 है, तो 2.25 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बच्चों? नोट कर लीजिएगा इसको। समझ पाए आप लोग? बड़ा सिंपल था क्वेश्चन ये, है ना, काफी सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग समझ पाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी से कर लो मेरे दोस्तों। A body moves over 1/4 of a circular arc. 1/4 of a circular arc in a circle of radius r. एक सर्कल है, इसके 1/4 पर बॉडी मूव करती है ना, 1/4, 1/4 यानी यहां से यहां, यही 1/4 देख लीजिएगा, ये है आपका 1/4, ठीक है। आगे क्या हुआ? The magnitude of distance traveled and displacement will be respectively। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो बॉडी ने अगर ए से चल के बी तक का डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस तो ये होगा भैया, है ना। पूरे सरकमफेरेंस का डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो वो होगा सरकमफेरेंस यानी 2πr/4। सिंपल, ठीक है। तो ये कितना आएगा बताओ भैया? πr/2 आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल है। आगे अगर देखो मेरे प्यारे दोस्तों, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला, ए और बी को ज्वाइन करने वाली सीधी लाइन, है ना, ये सीधी रेखा ए से चल के बी तक। ऐसे में मुझे ये एक परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि ये आर है, ये आर है, तो मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा प्यारे बच्चों, और जो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो मैं यहां पर लिखता हूं, देखना ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट मिला है मुझे प्यारे बच्चों √2 टाइम्स ऑफ r यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि ऐसा ऑप्शन में कौन सा है। तो πr/2, ये πr/4 है, ये πr है, ये πr है, ये है जिसमें πr/2 है, और दूसरा r√2 है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए वाला मैच किया। क्लियर है प्यारे बच्चों?
समझ रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या बोला है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, और फिगर भी दिया है। एक पॉइंट P है जो इनिशियली यहां पर कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ। व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ रिवॉल्यूशन, आधा रिवॉल्यूशन हो जाता है उसका, हाफ रिवॉल्यूशन हो गया, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपसे, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। तो एक चीज समझो मेरे प्यारे बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। भैया ये पॉइंट यहां था, मान लो ये घूम के आगे की तरफ गया, तो ये पॉइंट घूमा घूमा और घूम के ये यहां आ गया, है ना, ऐसे घुमाओ 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 घुमाओ, इसको घुमाओ भैया, रोटेट करो, रोटेट करते करते दिमाग को चलाओ, है ना, ये रोटेट करके यहां से यहां पहुंच गया, है ना। अब ये डिस्टेंस कितना कवर किया, ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया और डिस्टेंस कितना कवर किया। ये जो डिस्टेंस कवर होगी वो पाई आर होगी, क्योंकि आधा घूम रहा है ना, अगर पूरा घूम जाता तो 2 पाई आर कवर कर लेता है। एक रोटेशन में जो पहिया होता है ना घुरघुरा के, वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है। यहां तो हाफ रोटेशन लिखा है, बोलो है कि नहीं है हाफ रोटेशन, तो हाफ रिवॉल्यूशन है तो पाई आर डिस्टेंस ही कवर करेगा। बताइए कितना मददगार है, इसने पाई आर लिख भी दिया है, तो ये पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। और हाइट कितनी हो गई, यहां से ये यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, पहले नीचे था अब ऊपर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला होगा ना जो मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं ब्लैक वाले से, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, पी वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ये है। तो बड़ा आसान है ना, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट x है, तो x स्क्वायर इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। तो ऐसे में अंडर रूट में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, आप अंडर में पाई स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं और r बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पाई स्क्वायर प्लस 4, ये अंडर रूट ये पूरा होना चाहिए, है ना, ये पूरा होना चाहिए। अच्छा ये दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये दोनों तो हटा दीजिए, है ना। इसमें और इसमें क्या अंतर है, r बाई लिखा है, ये r इंटू लिखा है, तो ये सही ऑप्शन है बी वाला, ठीक है बच्चों, ये बी वाला सही ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा। आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया था, तो आर स्क्वायर रूट के बाहर जाके आर हो गया। क्लियर है? उम्मीद करूं यहां तक आपको समझ में आया पूरा, बोलिएगा हाँ या ना। चलिए, मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग सही चल रही है नहीं चल रही, ये सब भी देखना पड़ेगा ना। नेक्स्ट कुछ पॉइंट हैं और भी। पहला पॉइंट क्या है, फॉर मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। मैं बता चुका हूं, अगर कोई गाड़ी चलेगी, पहिए उसके घुर 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 करेंगे, पहिए आगे बढ़ेंगे, तो सीधी सी बात है भैया डिस्टेंस कवर होगी, डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस वाला मीटर बढ़ेगा, वो घटने का मतलब नहीं है ना। डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करता है टाइम के साथ। फॉर अ बॉडी अंडरगोइंग 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रही है तो, है ना। क्लियर? आगे देखिएगा, इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, यानी स्ट्रेट लाइन है ना। फॉर बॉडी, ये वाला इसके साथ जोड़िएगा, है ना, इंक्रीजेस विद टाइम आगे रख लीजिएगा। यहां पर क्या है कि अगर बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। आगे मतलब प्लेन में 2D 3D में नहीं होना चाहिए, 2D 3D में होगा तो फिर ये बराबर नहीं होगा। 2D 3D कोई भी हो उसके लिए डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये खाली 1 डायमेंशनल मोशन के लिए है, तो इसलिए मैंने इसको यहां जोड़ दिया, है ना, थोड़ा गैप बन गया था, इसको इधर खींच के ले आइए, ऐसे खचाक से इसको खींच के इसका जोड़ दीजिए, है ना, तब स्टेटमेंट होगा कि फॉर बॉडी अंडरगोइंग 1 डायमेंशनल मोशन इन द सेम डायरेक्शन डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। समझे दोस्त, जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोलो हाँ ना। लेकिन अगर 2D में हो गया भैया, अगर बॉडी ऐसे ऐसे घुस यहाँ पहुंची तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर नहीं होगी, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ये डंडा जो लगे है ना, ये डंडे का मतलब मॉडुलस होता है। और मॉडुलस क्या करता है भैया, मॉडुलस करता है ये दोस्त की अंदर 5 है तो इसको 5 देगा, और अंदर अगर -5 है तो इसको भी 5 ही देगा। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए दोस्तों,
आगे आता है, बधाई हो, स्पीड आ रहा है। स्पीड दुनिया दीवानी है भैया इसकी, है ना। मोदी जी कह रहे हैं कि अब हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। चलाएंगे तो चलाएंगे, दुनिया को लाभ मिलेगा, बड़ी अच्छी बात है ना। भारत तरक्की की गति, भारत की तरक्की की गति बढ़ती रहे। और भारत तरक्की तभी करेगा जब पहियों की गति चलेगी। ट्रांसपोर्टेशन जिस देश का मजबूत होता है, जिस देश की सड़कें अच्छी होती हैं, जिस देश में गाड़ियां तेज स्पीड से चल सकें, लेकिन एक निर्धारित लिमिट के अंदर, ऐसा नहीं है कि आप अनकंट्रोल्ड तरीके से गाड़ी को चलाएं। 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, लेकिन एरोप्लेन चले, बुलेट ट्रेन चले। अब एक रेल की पटरी डिजाइन है या ट्रेन डिजाइन है कि उस पर 70 या 100 या 80-90 की स्पीड है, उस पर आप 150 किलोमीटर की स्पीड से चलाएंगे तो दुर्घटना होगी, है ना। लेकिन जब गाड़ियां तेज चलती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होता है, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचता है। तो स्पीड का तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है मेरे भाई, है ना। और स्पीड सिंपल क्या होता है, कोई भी बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, स्पीड से जोड़ के देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे आप किसी नॉर्मल ट्रेन में जाओ, ट्रेन को भारत में कई कैटेगरी में जोड़ा गया है, जैसे कि पैसेंजर ट्रेन, फास्ट ट्रेन, मेल ट्रेन, सुपर फास्ट, है ना। तो ये सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन है और सब में एक ही चीज है कि जो सुपर फास्ट होगी वो जल्दी डिस्टेंस कवर करेगी, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, बोले तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, है ना। तो स्पीड जो है उसको लिख लीजिएगा, बड़ी सिंपल सी बात की थी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि स्पीड जो है प्यारे बच्चों वो है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सिंपल तो यही है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इस बात को याद रखिएगा। ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो निगेटिव हो ही नहीं सकती। हाँ, ये हो सकता है कि जीरो हो, रेस्ट में हो बॉडी, रेस्ट में हो तो स्पीड जीरो होगी, तो फिर मोशन की बात ही नहीं है, तो फिर तो स्पीड की बात ही नहीं है। और जब भी होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसकी यूनिट की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो यूनिट मीटर उसके लिए और इसके लिए सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा यूनिट यही है। और इसके डायमेंशन की बात आएगी तो m0 LT-1, ठीक है, ये इसका डायमेंशन हो गया। रही बात ये एक निगेटिव है। अब इसमें 3-4 अलग अलग तरह की चीजें आपको बता दूंगा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। ये 4 पॉइंट्स आपको समझाऊंगा, और ये 4 पॉइंट मैं सब में समझाऊंगा, वेलोसिटी में भी, एक्सेलरेशन में भी। तो देखिएगा कैसे। स्पीड समझ में आई होगी आप लोगों के। उसमें पहला पॉइंट हेडिंग डालिएगा यूनिफॉर्म स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बच्चों, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल टाइम इंटरवल है, हर 10 सेकंड में, हर 1 सेकंड में, हर नैनो सेकंड में, ये टाइम इंटरवल जितना मर्जी उतना छोटा और जितना मर्जी उतना बड़ा हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि फिर बॉडी लंबे टाइम के लिए चलती रहनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आप किसी बॉडी को बोले कि कोई ट्रेन है, तो ट्रेन जनरली 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, लगातार तो 1 घंटे 2 घंटे ही चल सकती है, 5 घंटे चल सकती है। अब ऐसा थोड़ा कि आप 2 साल में उसकी स्पीड चेक करोगे, नहीं। लेकिन टाइम छोटा कितना भी हो सकता है ना। बड़ा होने की एक लिमिट है, छोटा कितना भी हो सकता है ना। तो मैंने क्या कहा कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। कब हम बोलेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, जब वो बराबर टाइम इंटरवल में बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे एक बॉडी है, पहले 0 से 5 सेकंड में उसने ट्रेवल किया 10 मीटर, ठीक है। फिर 5 से 10 सेकंड के इंटरवल में उसने 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। ये ओरिजिन से 0 से 10 मीटर, 0 से 10 पर खड़ी थी, 10 से 20, तो आप देखो गैप कितना होगा। इन दोनों के बीच का गैप 10 मीटर, इन दोनों के बीच का 10 मीटर,
या फिर आप अगर ऐसा समझना चाहो तो टाइम इंटरवल 5 सेकंड का ले लो, पहले बार भी 10, दूसरे भी 5 सेकंड के गैप में 10, तीसरे भी 5 सेकंड में 10। तो ये अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बच्चों इक्वल टाइम इंटरवल में, तो आप बोलोगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, इसके लिए ग्राफ भी हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफ आपको बाद में पढ़ाऊंगा मैं, है ना। If an object covers unequal distances in equal interval of time or equal distances in unequal time, ठीक है, तो ये दोनों ही बातें इस बात को बता रही हैं कि हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। टाइम इंटरवल तो सेम रहा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड, मिली सेकंड, लेकिन बॉडी अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है। पहले में कर रही है 10 मीटर, दूसरे में 30 मीटर कवर कर ली, अगले में 40 मीटर कवर कर ली। तो इसका मतलब स्पीड कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, वो स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है ना। स्पीड बढ़ेगी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड घटेगी तो कम डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन वो सारा कुछ एग्जाम्पल है किसका, नॉन यूनिफॉर्म का। और अगर टाइम इंटरवल भी मैं अलग अलग कर दूं लेकिन डिस्टेंस सेम कवर करने लगे, जैसे पहले 5 सेकंड में कवर की 20 मीटर, अब उसको लग रहा है 10 सेकंड उसी 20 मीटर को कवर करने में, अगले 30 सेकंड लग रहा है उसको उसी 20 मीटर को कवर करने में, टाइम इंटरवल बदल रहा है लेकिन डिस्टेंस सेम है। तो अभी तो वो अनइक्वल हुआ ना, नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना, क्योंकि यूनिफॉर्म होता तो बराबर डिस्टेंस कवर करता। क्लियर है बच्चों? ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेफिनेशन से कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, अब आई बात इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? पढ़ाते समय या पढ़ते समय हो सकता है कि कभी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको लगा होगा कि सर की आवाज ऊंची हो गई है, या किसी इंस्टेंट पर लगा होगा कि सर की आवाज बहुत धीरे हो गई है, आवाज आई ही नहीं। ये एक इंस्टेंटेनियस एक्सपीरियंस होगा ना। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो अगर आपके डिस्टेंस की बात आए, स्पीड v, स्पीड को हम लोग v से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो v इंस्टेंटेनियस की अगर मैं बात करूं बेटे, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी x मतलब डिस्टेंस, तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम फॉर वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा टी, लिमिट लगा दिया ना, डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब टाइम पीरियड बहुत छोटा है, बड़ा टाइम पीरियड नहीं है। क्लियर है ना, छोटे इंटरवल के लिए। क्लियर, तो ये इंस्टेंटेनियस होता है। जैसे आप गाड़ी लेके चला रहे थे, आपकी गाड़ी की स्पीड भैया शुरुआत तो 0 से हुई होगी ना, 0 से स्पीड बढ़ के 100 हुई और उसी टाइम पापा ने देख लिया, और पापा मान लो कहीं खड़े थे तो उस जगह को क्रॉस करने में आपको बहुत थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन हाँ उनकी नजर बस पड़ गई आपके ऊपर। या फिर रोड पर आपने देखा होगा कैमरे लगे होते हैं, स्पीडोमीटर वाले कैमरे होते हैं, वो स्पीड को डिटेक्ट करके और चालान कर देते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए काम करते हैं वो, है ना। लेकिन आपको डर लगता है उनसे, गुस्सा आता है उनके ऊपर। वो क्या करते हैं, जैसे आप पास होंगे आपकी स्पीड को सेंसर करेंगे, सेंस करके तुरंत बता देंगे कि स्पीड इतनी है, और आपके नंबर प्लेट का फोटो खींच लिया, जो हाई सिक्योरिटी प्लेट है आपकी उसका फोटो खींच लिया, कट गया चालान आपका, है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस होता है, क्योंकि हो सकता है कि पूरे जर्नी में आपने उसी टाइम पर स्पीड बढ़ाई हो और उसी टाइम उसने कैच कर लिया हो। कभी तो स्पीड आपकी कम भी रही होगी, कभी हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। तो ये सारा जो होता है इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर भी इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। इसी को कभी कभी हम लोग dx अपॉन dt भी लिखते हैं, है ना, dx अपॉन dt। अब आती है बात एवरेज की, एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड की अगर बात करें v एवरेज, तो v एवरेज होता है बेटे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। यहां डेल्टा x क्या है? ये है कि कितना टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, आपने कितना टाइम लिया और कितना डिस्टेंस कवर किया, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं
क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड है, वेलोसिटी भी आएगा एवरेज, ठीक है। तो देख लीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। जैसे मान लो अपनी जर्नी के t1 टाइम में, t2 टाइम में, t3 टाइम में, इस तरह से tn टाइम में, t1 से रिगार्डिंग आपने डिस्टेंस किया x1, x2, x3 और इस तरह से xn, tn में करस्पॉन्डिंग xn डिस्टेंस आपने कवर किया। तो सिंपल ये पूरे ऐड हो जाएंगे और नीचे टोटल टाइम ऐड हो जाएंगे, बस आ गया। यही आया आपका एवरेज स्पीड। कभी आप ट्रैफिक में फंस गए, एग्जांपल के लिए, तो ट्रैफिक में फंस गए तो स्पीड कम थी, 0 थी, रुकी हुई थी, फिर आपको ट्रैफिक खुला मिला, आपने स्पीड थोड़ी बढ़ा ली, है ना। तो कभी स्पीड घटी, कभी बढ़ी, तो पूरी जर्नी के दौरान आपने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसमें आपको कितना टाइम लगा, इसको निकालने के लिए आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो हम और भी कुछ स्पेशल केस आपको लेके समझाऊंगा एवरेज स्पीड के बारे में, लेकिन पहले अभी आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब आ जाते हैं हम लोग वेलोसिटी में, ठीक है। तो वेलोसिटी के बारे में आप देखेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है बेटे। वेलोसिटी क्या है? अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को आप ये बोल सकते हो कि स्पीड प्लस डायरेक्शन। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते थे, मैग्नीट्यूड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हालांकि है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर अगर स्पीड में मैं अगर डायरेक्शन जोड़ दूं ना, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी वेलोसिटी में। क्लियर है बच्चों? तो देखिएगा, वैसे इसका डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। सिंपल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको v के ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। v स्पीड और ऊपर एरो लगा गया तो ये वेलोसिटी बन गई, ठीक है। और ये होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड में अगर आपने डायरेक्शन जोड़ दिया ना, तो ये हो गया वेलोसिटी। क्लियर बेटे? यूनिट सब सेम रहेगा, डायमेंशन सेम रहेगा, बिल्कुल जैसा स्पीड का होता था वैसे ही होगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि ये निगेटिव और जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होगा ही होगा। जबकि पीछे हमने देखा था कि स्पीड केवल पॉजिटिव हो सकता है, वो निगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जीरो होगा तो फिर मैंने बताया था कि क्या होगा, वहां पर रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, बॉडी रेस्ट में होगी। यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे वहां 4 चीजें पढ़ी थी, यहाँ पे भी 4 पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस पर मेरा ज्यादा जोर रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। डेफिनेशन फटाफट आप लिख लीजिए कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डेफिनेशन है, बस बेसिक सा चेंज है। वहां आपका क्या था, डिस्टेंस था, यहां डिस्प्लेसमेंट है। आगे फिर वही मिलने वाला है, घबराइएगा मत, जल्दी से नोट बनाइएगा बस कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस क्या होगा भैया, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, या फिर dx अपॉन dt वेक्टर, बस और कुछ नहीं। सिंपल सेम, आपको देखने में बिल्कुल वही लगेगा जैसा वहां पढ़ा था वैसे यहां पढ़ा है, बस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, है ना। और किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर पूछेगा तो वो इंस्टेंटेनियस नहीं बल्कि वो एवरेज वेलोसिटी होगा। v एवरेज की बात आएगी अगर, तो आप लिखेंगे क्या, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, है ना। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है बच्चों। ये देखो, कोई आपको सब कुछ सेम लगेगा, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। कितना टाइम लगा, कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा,
स्पीड और वेलोसिटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिफरेंसेस हैं वो नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे। असली जो मजा है, असली जो अंडरस्टैंडिंग है वो न्यूमेरिकल्स में ही आपको मिलने वाला है। तो पहले ये बेसिक क्लियर होगा, सब कुछ जानते रहेंगे। मैंने तो कहा था शुरू में ही कि इंट्रोडक्टरी क्लासेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको इंपॉर्टेंस पता है, हर एक टर्म के बारे में, हर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता है, तो आप उसका इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक ही क्लियर नहीं हुआ, बेसिक में उलझन होती रहेगी, तो कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा सकता है ना। फिर क्या बड़ा और क्या छोटा। और वैसे भी आपको पता है क्वेश्चन बड़े छोटे नहीं होते। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका क्या अप्रोच होता है, क्या एटीट्यूड होता है क्वेश्चन को लेके, वो डिपेंड करता है कि बेसिक कितना अच्छा है आपका। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा वेलोसिटी में, भैया एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं हो सकता। एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों हो सकती है? क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये पहला पॉइंट आप नोट करिएगा, पॉइंट नंबर 1। आगे है पॉइंट नंबर 2, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूंगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपने देखा था कोई डिफरेंस नहीं था सिवाय डायरेक्शन के, और इसलिए अगर मैंने लिखा था कि वेलोसिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो दोनों के अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मतलब स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बच्चों, अ पार्टिकल में है कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट करिएगा इसको, कि एक पार्टिकल जो है उसके पास स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी बदलती रह सकती है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है बच्चे, वो दो चीजों का सम है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब स्पीड सेम है, स्पीड नहीं बदल रही है, तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है। उसका मैग्नीट्यूड क्या है? फिक्स है। स्पीड का मैग्नीट्यूड ना बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। लेकिन यार अगर डायरेक्शन बदलेगी तो भी वेलोसिटी तो चेंज होगी ना। समझे कि नहीं समझे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सर्कुलर मोशन के दौरान, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आपने 9th क्लास में पहली बार पढ़ा था। यहां पर इसकी स्पीड इधर v, इसकी स्पीड यहां v, यहां v और यहां v। इस पॉइंट पर आप देखो हर जगह मैग्नीट्यूड स्पीड का सेम है, लेकिन डायरेक्शन हर जगह अलग अलग है। और डायरेक्शन क्योंकि बदल रही है, इसलिए ये एक एक्सलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, ये नॉन एक्सलरेटेड मोशन का एग्जांपल है ही नहीं। ठीक है, और इसमें हर समय एक्सलरेशन किधर लगेगा? सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। ठीक है, तो देखना, इट हैपेंस व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स इन कर्विलिनियर पाथ। जब भी कर्व पर अगर कोई बॉडी मूव करेगी, जैसे मान लो ये कर्व है, इस पर बॉडी ऊपर जा रही थी v स्पीड से, यहां भी v स्पीड थी, यहां भी v स्पीड थी, हर जगह स्पीड v है, हर जगह स्पीड v है, स्पीड नहीं बदल रही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, डायरेक्शन तो हर जगह बदल रहा है ना, और अगर डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। याद रखिएगा इस बात को। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझा पाया आपको। आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग ये तो कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है भाई? हमारे पास आता है एवरेज स्पीड के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट देखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट हेडिंग डाल लीजिए कि इफ द बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1, मान लो a से b तक जाना है बॉडी को। कहां से कहां जाना है? a से b, और उस बीच में एक कोई पॉइंट है c। a से c तक की डिस्टेंस भी x किलोमीटर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी, c से b तक की डिस्टेंस भी x किलोमीटर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पहली जो डिस्टेंस है वो तो उसने v1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर लिया, जबकि जो दूसरी स्पीड है उसको उसने v2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। अब ऐसे में बच्चों एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? क्या v1 प्लस v2 बाई 2 होगा, या फिर क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे? अभी अभी आपको बताया था कि v एवरेज जो होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
अब ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा देखिएगा ध्यान से। टाइम क्या होता है, सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखने में कोई बुराई है क्या, लिख सकते हैं। भैया x1 क्या होगा, x1 पहले बार में डिस्टेंस कितना कवर किया है ना, ये आधी डिस्टेंस कवर है, कितनी है, आधी डिस्टेंस, ठीक है, और ये भी आधी है, तो x1 तो x है और x2 भी x है, ऐसा लिख दिया हमने, x1 x है, x2 x है। लेकिन टाइम t1 कितना लगेगा, ये क्योंकि स्पीड अलग अलग है, तो x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ऊपर 2x हो जाएगा, नीचे x कॉमन मिल जाएगा और v1 v2 एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ आएगा v1 प्लस v2, बोलो हाँ या ना, x x कट गया, तो ये जो v एवरेज आया ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस चीज को आप समझ के रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कब है, जब आधी डिस्टेंस तो उसने एक स्पीड से कवर किया और आधा डिस्टेंस को उसने दूसरे स्पीड से कवर किया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, दोनों बराबर डिस्टेंस थी इसलिए x और x ले लिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, है ना, नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या है, इफ अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ v1, नेक्स्ट 1/3 एट अ स्पीड ऑफ v2 एंड लास्ट 1/3 एट अ स्पीड ऑफ v3। मतलब जैसे पहले 2 स्पीड थी, अब 3 हिस्से में उसको तोड़ दो, 3 हिस्से में तोड़ो। पहला a b c d, a b c d, a से b तक की डिस्टेंस x, ये भी x, ये भी x, भाई 3 हिस्से हैं तो पूरे डिस्टेंस का 1/3 1/3 1/3 x x x मान लिया, है ना। यहां v1 स्पीड थी, यहां v2 स्पीड थी, यहां v3 स्पीड थी, तो सिंपल भैया कुछ टाइम लगा होगा, t1 t2 t3, और t1 कितना होगा बताना जरा, x अपॉन v1, t2 x अपॉन v2, t3 x अपॉन v3, यही रहा होगा ना, इतना ही तो टाइम लगा होगा। अब आगे v एवरेज का बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, x प्लस x प्लस x, x प्लस x प्लस x अपॉन x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3, ऊपर 3x आ जाएगा, नीचे x कॉमन ले लेना और v1 v2 v3 एलसीएम ले लेना, v1 v2 v3, बोलो हाँ या ना। अब v2 v3 इन दोनों के लिख दिया, फिर v1 v3 प्लस v2 और v1, है ना, v2 और v1, क्योंकि v3 लिया ना तो v3 चला गया, डिवाइड हो गया, v1 v2 बच गए, ठीक है, v1 v2 v2 v3 v3 v1, x x कर लिया, ये ऊपर ले जाकर लिख लीजिएगा इस तरह से, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 प्लस v3 v1, ठीक है, ये आपका v एवरेज आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करूं कि आप ये समझ पा रहे हैं, बड़ा आसान है ना यार। अगर कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 स्पीड से, x डिस्टेंस कवर किया तो उसमें कुछ तो टाइम लगा होगा, लेट द टाइम इज t1, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करें तो ये t2 हो जाएगा, ये t3 हो जाएगा, सबको नीचे जोड़ दिया, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर दिया, तो इससे क्या होगा कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, है ना, कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा जल्दी हो पाएगा, इसलिए ये फाइनल आउटपुट आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। इनको नोट करते हुए चलिएगा, और ठीक है सही चल रहा रिकॉर्डिंग, इनको नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट जो है वो है, देख लीजिए, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड v1 फॉर टाइम t1 एंड विद यूनिफॉर्म स्पीड v2 फॉर टाइम t2, देन एवरेज स्पीड क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या गिवन है, पहले बार बोला है कि v1 स्पीड से चल रहा है कितनी देर के लिए, t1, और फिर v2 स्पीड से चल रहा है t2 के लिए, तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो देखो, ये कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा, x1 कितना होगा और x2 कितना होगा,
क्योंकि पहले तो क्या था, पहले जो 2 केसेस हमने लिए उसमें आपको सिंपल डिस्टेंसेस दे दिया था, स्पीड भी दे दिया था, टाइम के बारे में कोई बात नहीं किया था। यहां पर सीधे बोला है कि T1 टाइम के लिए तो वो V1 स्पीड से चलता है, T2 देर तक वो चलता है V2 से, तो T1 T2 तो नोन हो गए और नोन हो गया V1 V2, लेकिन डिस्टेंसेस के बारे में कुछ बताया नहीं है। और V एवरेज जब आप निकालोगे बेटे तो आपको तो पहली बार में डिस्टेंस कवर किया, दूसरी बार में T1 प्लस T2 सब कुछ चाहिए ना, x1 x2 चाहिए। और आपको पता है जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। दिस इज व्हाट टू बी फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली ये केस है। मेरे मुंह से क्वेश्चन निकल गया, मैं उसको वापस लेना चाहूंगा। ये एक केस है, अलग अलग तरह के केस हो सकते हैं, लेकिन हर बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला आपको सिंपल एक ही होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट कर चुके होंगे। अगर नोट कर चुके होंगे तो आज का एक लास्ट टॉपिक आपको सिखाना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। बस 5 मिनट और है ना, 5 मिनट का टाइम दे दो, एक्सेलरेशन समझा दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा, आपको भी मजा आ जाएगा और मुझे भी लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ाया है ना। हालांकि आज कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे डिस्कस किए, ये जो 3 केसेस डिस्कस किए हैं, ये 3 केसेस आपको 10 क्वेश्चन कराने के लिए काफी है ना, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, भैया आपकी गाड़ी में एक्सेलरेटर है और एक्सेलरेटर पे पैर रखना बड़ा मजा आता है, तबाही एकदम स्पीड, धनाधन धूम मचा ले धूम, लेकिन ये धूम मचाना कभी कभी पड़ जाता है भारी, जब कट जाता है चालान या फिर कट जाता है टिकट। ही भगवान, कैसी बात हो गई। गाड़ी को बहुत धीरे धीरे सावधानी से चलाना चाहिए। अगर आपको जल्दीबाजी है तो थोड़ा पहले निकलिए, जल्दीबाजी है तो पहले निकलो। ये क्या कि रोड पे आ गए और तुम बहुत तेज गाड़ी चलाने लगे, तो तुम अपने लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, दूसरे के लिए ज्यादा क्रिएट कर रहे हो। पता चला किसी ने लड़ा दिया, फिर दिक्कत हो गई। अब ये एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर पर पैर रखते क्यों है? स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो एक्सेलरेशन इसका मतलब होगा क्या? प्रैक्टिकली सोचे तो सिंपल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितनी जल्दी से वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा सिंपल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है बेटे। आप बोल सकते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T2 माइनस T1, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहां एरो लगा सकते हो। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम, ऊपर मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटे। डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन LT माइनस 2, डायमेंशन क्या हो गया? LT माइनस 2, क्लियर। नोट कर लीजिए इसको, और यही है आपका एक्सेलरेशन। आगे देखिएगा, एक्सेलरेशन में भी 3-4 तरीके के एक्सेलरेशन आएंगे, जल्दी जल्दी बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको पहले से पता है। A body moving with uniform velocity has zero acceleration. सिंपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है, बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा है वेलोसिटी, तो उसको बोलेंगे कि एक्सेलरेशन है 0। लेकिन अगर डायरेक्शन बदल रहा है वेलोसिटी का, तो आप बोलेंगे वो एक्सेलरेटेड मोशन है ना। इट मींस that neither its speed nor its direction of motion is changing, क्योंकि अगर स्पीड बदलेगा तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन होगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी, वेलोसिटी बदलेगी तो फिर एक्सेलरेशन होगा। तो इस बात का मतलब क्या है कि एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, जीरो एक्सेलरेशन है, मतलब उसका स्पीड और उसके डायरेक्शन दोनों ही फिक्स हैं, ठीक है। बात आती है किसकी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक बच्चा या एक कोई व्यक्ति जो गाड़ी की स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाता है ना। हर सेकंड उसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर
पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाती है, उसको तो बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन कोई ऐसा है जो बहुत गजब ही एक्सेलरेटर देता है, बहुत गजब तरीके से एक्सेलरेटर पर पैर रखता है, बोल सकते हैं कि अननेचुरल तरीके से, है ना, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड उसकी अगर बढ़ने लगे तो उसको बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है ना। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट ड्यूरिंग सेम टाइम इंटरवल, 1 सेकंड में 2 मीटर, हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है ना, तो उसको बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। ठीक है, और एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म व्हेन नाइदर इट्स डायरेक्शन नॉर मैग्नीट्यूड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आगे देखिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, अब हो गया वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा बेटे, कि वेलोसिटी अनइक्वल तरीके से चेंज हो, है ना। वेलोसिटी कैसे चेंज हो, अनइक्वल तरीके से, पहले कुछ बढ़ी, फिर दूसरे सेकंड में, पहले सेकंड में बढ़ी थी कुछ, दूसरे सेकंड में उससे ज्यादा बढ़ी, तीसरे में और ज्यादा बढ़ गई, है ना। जैसे पहले सेकंड में मान लीजिए 0 था, 0 से पहले सेकंड में हुई 2 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हो गई 5 मीटर पर सेकंड, और गैप 1 सेकंड का ही है। कितने सेकंड का है, 1-1 सेकंड का। तो इसको हम बोलेंगे, अगले में हो गया 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये जो है सेम इंटरवल में स्पीड अलग अलग चेंज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है बेटे, आगे देखिएगा, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल इफ आइदर इट्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये नोट करते चलिएगा। ठीक है, आगे आप देख लीजिएगा, अ गुड एग्जांपल ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेटेड इज एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप इसको नोट कर लीजिए, ये 2 पॉइंट आप नोट करिएगा कि अ गुड एग्जांपल ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप देखेंगे कि यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां डायरेक्शन बदल गई, यहां डायरेक्शन बदल गई, यहां भी क्या है, डायरेक्शन बदल गई। ठीक है, तो डायरेक्शन जब बदलती रहेगी तो वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा, और चेंज होता रहेगा वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म तरीके से रैंडमली बढ़ रही है, कभी ज्यादा बढ़ रही है, कभी कम बढ़ रही है ना, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास और भी कुछ है क्या, चलिए इसमें देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है, एक ये भी समझ लेना, है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है बेटे तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं अगर मैं, मान लो एवरेज एक्सेलरेशन करना है ना, तो ये क्या होगा, सिंपल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस की अगर बात है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, ए इंस्टेंटेनियस लिख लेना, इसकी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है बेटे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, या फिर इसी को डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये 2 फॉर्मूले की जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे लिखवा दिया जाए, बच्चों की नोटबुक में होना चाहिए, है ना। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों, लेकिन अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।